अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सेकेंड ईयर फिजिक्स चैप्टर 12 का ये लेक्चर नंबर 17 जिसमें हम किरचॉफ फर्स्ट लॉ को डिस्कस करेंगे। किरचॉफ फर्स्ट लॉ करंट से रिलेटेड है, तो इसको आप किरचॉफ करंट लॉ भी कह सकते हैं और शॉर्ट में KCL लिख सकते हैं। और भी मुख्तलिफ नाम है जिनका जिक्र आएगा। लर्निंग आउटकम को देखें तो हमें करिकुलम में ये कहा गया कि किरचॉफ फर्स्ट लॉ को कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के तौर पे हम सीखें और फिर सीखने के बाद, अंडरस्टैंड करने के बाद हम जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने के लिए इसे अप्लाई करें। प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का मतलब है कि हमने सर्किट्स के ऊपर इस लॉ को अप्लाई करना है और जो अननोन वैल्यूज़ हैं करंट की वो हमने मालूम करनी है। हमारे करिकुलम में जहाँ जहाँ किसी टॉपिक में ये कहा गया हमें कि उस कंसेप्ट को इस्तेमाल करते हुए प्रॉब्लम सॉल्व करें, तो उसका मतलब है कि बोर्ड के पेपर में वहाँ से जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, खा वो MCQ में हो, शॉर्ट में हो या लॉन्ग में हो, उसके आने के चांसेस ज़्यादा। लेक्चर का आगाज़ करते हैं किरचॉफ फर्स्ट लॉ की फर्स्ट स्टेटमेंट से। स्टूडेंट्स, ये लॉ हमें बताता है कि किसी एक जंक्शन के ऊपर जितने भी करंट्स जो हैं वो पहुंच रहे हों, मीट करते हों, सब करंट्स का अगर हम अलजेब्रिक सम लें तो अलजेब्रिक सम जो है वो ज़ीरो आता है। स्टेटमेंट को दोबारा गौर से देख लें। कोई एक जंक्शन के ऊपर दो या दो से ज़्यादा जितने भी करंट्स जो हैं वो पहुंच रहे हों, सारे के सारे जो करंट्स हैं उनका अलजेब्रिक सम लें, रिजल्ट ज़ीरो आना चाहिए। अलजेब्रिक सम कौन सा होता है? अलजेब्रिक सम वो होता है जिसमें आपको चीज़ों को ऐड करने के लिए डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती। वो सम जिसमें चीज़ों को, नंबर्स को या वैल्यूज़ को ऐड करने के लिए, क्वांटिटीज़ को ऐड करने के लिए डायरेक्शन की ज़रूरत पड़ जाए उसको वेक्टर सम कहते हैं, और जिसमें डायरेक्शन की ज़रूरत ना हो उसको अलजेब्रिक सम कहते हैं। तो यहाँ पे एक जंक्शन पे जितने भी करंट पहुँच रहे हैं सबको अगर अलजेब्रिक सम से ऐड करें तो रिज़ल्ट कितना आना चाहिए? रिज़ल्ट ज़ीरो आना चाहिए। इसी बात को अगर मैथमेटिकल अंदाज से हम रिप्रेजेंट करें तो सम के लिए समेशन का साइन यूज़ हो जाएगा, और समेशन किसका लेना है? करंट का। तो जितने भी करंट हैं सबका सम लें तो रिजल्ट इज इक्वल टू ज़ीरो। ये इसकी पहली स्टेटमेंट है। दूसरी हेडिंग हम लेंगे स्टूडेंट्स एक्सप्लेनेशन की, और इसमें इसी बात को एलेबोरेट कर देंगे। जो किरचॉफ फर्स्ट लॉ है, जिसको किरचॉफ करंट लॉ भी कहते हैं, और करंट लॉ कहने की वजह से इसको शॉर्ट में KCL जो है वो भी लिखा जा सकता है। तो ये अप्लाई होता है स्टूडेंट्स जंक्शंस के ऊपर। इसकी स्टेटमेंट में भी जंक्शन का वर्ड जो है वो मौजूद है। तो जंक्शंस के ऊपर अप्लाई होता है, इसलिए इसको जंक्शन रूल या जंक्शन लॉ भी कहते हैं। ये लॉ असल में बेस करता है कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस के ऊपर। कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस, इसका मतलब ये है कि चार्जेस जो है वो कंजर्व्ड हैं। चार्जेस कंजर्व्ड होने का मतलब ये हुआ कि ना तो जो है वो चार्जेस फ्लो, एक पॉइंट को हम मार्क कर लें, मिसाल के तौर पे जंक्शन है, तो जंक्शन की तरफ आने वाले जो चार्जेस हैं और जंक्शन से जाने वाले चार्जेस हैं वो बराबर हुए। किसी तरह का चार्ज है वो उसका इजाफा नहीं हो रहा है, ऐड नहीं हो रहा है, प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, क्रिएट नहीं हो रहा है, और ना ही चार्जेस का लॉस हो रहा है। लिहाजा हम कह सकते हैं कि टोटल जो चार्ज है वो कांस्टेंट रहता है, या जंक्शन की तरफ आने वाला जो टोटल चार्ज है और जंक्शन से जाने वाला जो टोटल चार्ज है ये बराबर रहते हैं। मुख्तलिफ अंदाज से बात की जा सकती है। तो चार्ज कंजर्व्ड होने का मतलब है कि चार्ज डिस्ट्रॉय नहीं होने वाला, प्रोड्यूस नहीं होने वाला, कम नहीं होने वाला, ज़्यादा नहीं होने वाला, कांस्टेंट रहेगा। कांस्टेंट रहेगा तो इसका मतलब है कि एक तरफ से टोटल जितना आ रहा है बाहर से भी, यानी आउटसाइड से भी, और या आप कह लो जंक्शन से दूर जाने वाला चार्ज भी फिर आने वाले के बराबर होना चाहिए। तो आपसे पेपर में MCQs में ये पूछा जा सकता है कि बताओ भाई कि जो किरचॉफ करंट लॉ है ये किसकी कंजर्वेशन से डील करता है, तो आपने आंसर में जो है वो चूज करना है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को। अब कैसे, इस पे ज़रा हम अपनी लॉजिक जो है वो बना लेते हैं कि हो सकता है शॉर्ट क्वेश्चन में हमसे पूछ लिया जाए कि जस्टिफाई कीजिए, बताइए कि जो किरचॉफ फर्स्ट लॉ है वो बेस कर रहा है कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस के ऊपर, तो उसके लिए हमें जस्टिफिकेशन देना पड़ेगी। तो स्टूडेंट्स, चूँकि किरचॉफ फर्स्ट लॉ हमें बताता है कि जंक्शन की तरफ आने वाला करंट और जंक्शन से जाने वाला करंट जो है वो बराबर है, और करंट असल में फ्लो ऑफ चार्जेस है,
तो चार्जेस कंजर्व्ड है तो ऑटोमेटिकली आप कह सकते हो कि जो करंट है वो कंजर्व्ड हो गया, क्योंकि करंट अलग से तो कोई चीज़ नहीं है। फ्लोइंग चार्जेस को ही, मूविंग चार्जेस को ही हम कहते हैं कि जब फ्लो कर रहे हैं, चार्जेस मूव कर रहे हैं, तो करंट की एक प्रॉपर्टी जो है वो सामने आ गई। तो करंट जो है वो जुड़ा हुआ है चार्जेस से, तो अगर चार्जेस कंजर्व्ड है तो डेफिनेटली करंट कंजर्व्ड है। तो अगर एक जंक्शन है, मिसाल के तौर पे उस जंक्शन में दो करंट्स जो है वो टुवर्ड्स द जंक्शन है और एक जो करंट है वो अवे फ्रॉम द जंक्शन है, तो जितने करंट्स जो है वो जंक्शन की तरफ आ रहे हैं उसके बराबर जो है वो जंक्शन से बाहर निकलेगा। मिसाल के तौर पे एक तरफ से 2 एम्पेयर का करंट आ रहा है, दूसरी तरफ से 4 एम्पेयर का करंट आ रहा है, तो ये फ्लो कर रहे हैं इस कॉमन पॉइंट पे जहाँ पे ये जो है वो जुड़े हुए हैं तीन पाथ्स। तो 2 एम्पेयर और 4 एम्पेयर ये इनकमिंग करंट है, तो आउटगोइंग करंट जो है वो कितना होना चाहिए, वो इनके बराबर होना चाहिए। तो 2 + 4 करेंगे तो 6 एम्पेयर, तो यहाँ से अवे फ्रॉम द जंक्शन जो करंट निकलेगा वो 6 एम्पेयर का करंट निकलेगा। तो ये है जी कि जो करंट है वो कंजर्व्ड है। और करंट क्यों कंजर्व्ड है, क्योंकि चार्जेस कंजर्व्ड हैं। तो करंट की बुनियाद तो चार्जेस है, इसलिए हम चार्जेस को रेफर करते हैं जब जिक्र करते हैं किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ का। हम कहते हैं कि ये बेस करता है ऑन द कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। तो फिर ये है कि चार्जेस कहाँ पे कंजर्व्ड है, करंट कहाँ पे कंजर्व्ड है, उसके लिए जो रेफरेंस पॉइंट लेना होता है वो जंक्शंस लेने होते हैं। तो जंक्शंस के ऊपर हम बात करते हैं कि एक जंक्शन के लिए जो करंट टुवर्ड्स जंक्शन है और जो अवे फ्रॉम द जंक्शन है वो दोनों बराबर हैं। इसी को जैसे मैंने कहा कि हम चार्जेस को लेके भी कह सकते हैं टुवर्ड्स जंक्शन जितने चार्जेस फ्लो कर रहे हैं और जंक्शन से आउटवर्ड उतने ही चार्जेस जो है वो बाहर को निकलेंगे। तो इसलिए आप इसको जंक्शन लॉ भी कह सकते हो। अब जंक्शन को अगर आपने डिफाइन करना है तो एक सर्किट के अंदर एक ऐसे पॉइंट को आप जंक्शन बोलोगे जहां 3 या 3 से ज़्यादा कंपोनेंट्स जो हैं वो आपस में कनेक्टेड हैं। 3 या 3 से ज़्यादा कंपोनेंट्स सर्किट में से इस जगह पे कनेक्टेड हो, जिसको हम जंक्शन बोलते हैं। अब यहाँ पे वर्ड 3 को मैंने कैपिटल करके हाईलाइट किया है, उसकी वजह कि जो फेडरल बोर्ड की बुक है और जो केपी के बुक है वो एक ही किताब है, दोनों तरफ चल रही है, और वहाँ पे जो वर्ड है वो 2 का मौजूद है कि जहाँ पे 2 या 2 से ज़्यादा कंपोनेंट्स में वो कनेक्टेड हो, वो जंक्शन है। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इतना गड़बड़ नहीं है कि अगर आप 2 का वर्ड जो है वो यूज़ करते हैं, लेकिन बेहतर है कि आप 3 जो है वो इस्तेमाल करो। उसकी वजह यह है कि जब 2 कंपोनेंट्स जो है वो एक जगह कनेक्टेड हो तो उसके लिए वर्ड हम नोड जो है वो इस्तेमाल करते होते हैं। तो जब 2 से ज़्यादा कंपोनेंट्स एक पॉइंट पे कनेक्टेड हैं उसके लिए फिर जंक्शन का वर्ड जो है वो स्पेसिफाई किया गया है। तो 2 भी आप कह सकते हैं, कोई बहुत ज़्यादा गलत नहीं होगा, लेकिन अगर 3 इस्तेमाल करते हैं वर्ड वो ज़्यादा बेटर है, इसमें एक्सेप्टेबल है। ज़्यादा जगहों पे, ज़्यादा किताबों पे, ज़्यादा रेफरेंसेस में आपको 3 देखने को मिलता है। एनीवेज, तो 3 या इससे ज़्यादा कंपोनेंट्स अगर किसी पॉइंट पे सर्किट में कनेक्टेड है, उस पॉइंट को हम नाम देंगे जंक्शन का। अब इसी चीज़ को यहाँ पे आप डायग्राम में देखें स्टूडेंट्स, तो एक डायग्राम में आपको एक जंक्शन जो है वो नज़र आ रहा है, जंक्शन O है, पॉइंट O है, जंक्शन O है। अब इस पे 2 करंट्स जो हैं वो टुवर्ड्स फ्लो कर रहे हैं जंक्शन, और 2 करंट्स जो हैं वो जंक्शन से बाहर निकल रहे हैं, आउटवर्ड फ्लो जो है वो शो कर रहे हैं। टुवर्ड्स फ्लो करते हुए और अवे फ्लो करते हुए इन करंट्स को आप एरो से जो है वो इंडिकेट करेंगे। तो करंट I1 जो है ये टुवर्ड्स जंक्शन O फ्लो कर रहा है, इसी तरह करंट I4 जो है ये भी टुवर्ड्स जंक्शन फ्लो कर रहा है। और फिर आप जो बाहर जाते हुए करंट्स हैं उसमें देखें तो I2 जो है अवे फ्रॉम द जंक्शन है और I3 जो है वो अवे फ्रॉम द जंक्शन है। तो जैसे कहा कि जंक्शन की तरफ आने वाले करंट्स और जंक्शन से जाने वाले करंट्स का सम लें तो बराबर आना चाहिए। तो जंक्शन की तरफ आने वाले करंट्स जो हैं उनका सम ले लें। I1 जो है वो टुवर्ड्स जंक्शन है, I1। एक और करंट है जो टुवर्ड्स जंक्शन है वो I4 है। तो I1 + I4 ये इक्वल होना चाहिए जंक्शन से बाहर जाते हुए करंट्स के, और जंक्शन से बाहर जाते हुए करंट्स में है वो I2 है, और इसी तरह से एक जंक्शन से बाहर जाता हुआ करंट जो है वो I3 है। तो I2 और I3 का सम जो है वो राइट साइड पे आ जाएगा। अब आप इसको थोड़ा सा और बेहतर करके इसी इक्वेशन को एक और अंदाज से लिख सकते हैं
कि I2 को आप इस तरफ लेके आए, I3 को आप इस तरफ लेके आए तो ये माइनस में हो जाएंगे। तो I1 जो है वो इस तरफ मौजूद है प्लस में, I4 इस तरफ मौजूद है प्लस में, बल्कि ऐसा करते हैं कि I2 जो इधर आ रहा है तरतीब से लिख सकते हैं इधर, लेकिन आपकी मर्जी है इसमें सीक्वेंस बनाए ना बनाए। चले नहीं बनाते, I1 प्लस I4 कर लेते हैं और दूसरी तरफ से राइट हैंड साइड से बाकी करंट्स को इधर लाते हैं तो माइनस I2 हो जाएगा और I3 भी इधर आके माइनस में, तो माइनस I3। राइट हैंड साइड पे कुछ नहीं रहा तो इक्वल लगा के हमने ज़ीरो लगाना है। तो अब स्टेटमेंट जो हमारी पहली थी वो वाज़ेह हो गई कि जितने भी करंट्स हैं जो एक जंक्शन के ऊपर मीट कर रहे हैं उन सारे करंट्स का जब अलजेब्रिक सम आ रहा है तो अलजेब्रिक सम इज इक्वल टू ज़ीरो। अब कोई बच्चा जो है वो एतराज़ कर सकता है कि यहाँ पे तो सर जो है वो माइनस का साइन भी आ गया तो ये फिर सम कैसे हुआ। तो फिर इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए हम इसी चीज़ को एक और अंदाज से भी लिख सकते हैं। मैं इसको I1 लिख दूं और फिर आगे I4, ये चूँकि ऑलरेडी प्लस के हैं तो इनको इसी तरह रहने देते हैं, और जो I2 और I3 है इनको मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ बाहर प्लस का साइन लगा के, तो ब्रैकेट में मैं माइनस I2 लिख देता हूँ। तो फ़र्क तो कोई नहीं पड़ा ना, बात तो अब भी वही है। फिर यहाँ पे मैं प्लस लगा के तो ब्रैकेट में माइनस I3 लिख लेता हूँ। तो जब आप ब्रैकेट्स को ख़त्म करेंगे तो रिज़ल्ट फिर भी वही रहेगा, तो इक्वल टू ज़ीरो आ जाएगा स्टूडेंट्स। अब देखें तो आपको तीनों जगह पे जो है वो सम जो है उसका साइन नज़र आ गया। तो बात अब भी वही है लेकिन वो एतराज़ ख़त्म हो गया आपका। तो आप दोबारा से आप इसको देख सकते हैं कि एक जंक्शन के ऊपर जितने भी करंट्स मीट कर रहे हैं सब का जो अलजेब्रिक सम है वो इक्वल टू ज़ीरो है। अब एक कन्वेंशन ले लेते हैं हम। ये तो मैंने डायग्राम से आपको डिराइव करके एक इक्वेशन के ऊपर लेके आया। अगर आप लफ्ज़ों को इस्तेमाल करते हुए इक्वेशन की तरफ आप जाना चाहें तो फिर डायग्राम बना दी, आप बताएंगे कि कौन से करंट्स जो हैं वो टुवर्ड्स जंक्शन फ्लो कर रहे हैं और कौन से अवे। तो I1 और I4 टुवर्ड्स जंक्शन है, I2 और I3 अवे फ्रॉम द जंक्शन है। साइन कन्वेंशन इस्तेमाल करना चाहें तो टुवर्ड्स जंक्शन जो फ्लो कर रहे हो उन करंट्स को हम पॉजिटिव लेते हैं और अवे फ्रॉम द जंक्शन जो मूव कर रहे हो उन करंट्स को हम नेगेटिव लेते हैं। तो फिर ये साइन कन्वेंशन और किरचॉफ फर्स्ट जो लॉ है, ये किरचॉफ्स करंट लॉ है, उसको अप्लाई करें। यहाँ पे लिखा है KVL, ये मिस्टेक है, यहाँ पे KV नहीं होना चाहिए, KC होना चाहिए क्योंकि हम करंट लॉ की बात कर रहे हैं। तो बाय अप्लाइंग किरचॉफ्स करंट लॉ KCL, तो जितने भी करंट्स हैं सब का सम इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए। तो जैसे ये इक्वेशन हमने लास्ट पे बनाई तो डायग्राम को लेके हमने बनाई थी, लफ्ज़ों को लेके आप चलें तो फिर वही बात आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी कि पहला जो करंट है I1 टूवर्ड्स, इसी तरह से दूसरा करंट अवे जा रहा है, सम ले लेंगे, अवे जाता हुआ करंट है I2 तो हम इसलिए उसको माइनस में रखेंगे। इसी तरह फिर सम लेंगे और I3 जो है अवे जाता हुआ करंट है, माइनस में ले लेंगे। फिर I4 है और ये टूवर्ड्स है तो I4 को प्लस रखेंगे। सबका सम जो है वो ज़ीरो होना चाहिए तो इक्वल टू ज़ीरो कर लिया। अब ये जो माइनस I2 है इसको दूसरी तरफ लेके जाएं, माइनस I3 है दूसरी तरफ को लेके जाएं तो वही बात आपको मिल जाएगी कि I1 प्लस I4 ये करंट फ्लोइंग टूवर्ड्स द जंक्शन और I2 प्लस I3 करंट्स मूविंग या फ्लोइंग अवे फ्रॉम द जंक्शन। तो इस तरह फिर ऊपर वाली जो इक्वेशन है उसको आप लफ्ज़ों में लिखें तो फिर आप लिख सकते हैं कि सम ऑफ इनकमिंग करंट्स और I2 प्लस I3 जो है वो आउटगोइंग है तो फिर आप उसको कह सकते हैं कि सम ऑफ आउटगोइंग करंट्स। तो ये इनकमिंग करंट्स और आउटगोइंग करंट्स जो है वो इक्वल होने चाहिए। और ये इक्वल क्यों होने चाहिए? बिकॉज जो चार्जेस हैं वो कंजर्व्ड हैं तो करंट जो है वो भी कंजर्व्ड होना चाहिए और यही KCL है, यानी किरचॉफ्स करंट लॉ है, ये किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ है। स्टूडेंट्स अब इससे हम दूसरी स्टेटमेंट हम निकाल सकते हैं। ये जो लास्ट पे डेरिवेशन हमने लाई है इस डेरिवेशन को सामने रखते हुए हम अब एक और स्टेटमेंट जो है वो इसी लॉ की लिख सकते हैं। और स्टेटमेंट कुछ ऐसे है कि किरचॉफ्स जो करंट लॉ है वो बताता है कि जो अलजेब्रिक सम है करंट्स का फ्लोइंग टुवर्ड्स द जंक्शन किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में वो इक्वल होगा अलजेब्रिक सम ऑफ करंट्स फ्लोइंग अवे फ्रॉम द जंक्शन, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ इसकी जो हेडिंग्स हैं इसका जो कंसेप्ट है वो क्लियर हुआ होगा। तो क्वेश्चन क्यूरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक करना है,
फेलोज के साथ शेयर करना। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम किरचॉफ्स सेकंड लॉ को डिस्कस करेंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज़।